Hello everyone, बच्चा पार्टी. My name is कार्तिकेय पांडे and I have done my BTech from IIT BHU. बच्चों, रे ऑप्टिक्स की सीरीज में हमने ऑलरेडी 4 लेक्चर्स कवर कर लिए. नाउ आज हमारा है 5th लेक्चर, जिसमें हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे और एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट को कंटिन्यू करेंगे. क्योंकि लास्ट क्लास में यदि आपको याद हो तो हम लोगों ने बस पढ़ा था पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है. बताया था कि ऐसे ऑब्जेक्ट जिसके डायमेंशंस नेग्लेक्जिबल हो इन कंपेरिजन टू द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम लोगों ने क्या नाम दिया था? पॉइंट ऑब्जेक्ट नाम दिया था. याद आ गया क्या? आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे और बातें करेंगे एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के बारे में. व्हाट डज इट स्टैंड्स फॉर? एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है? तो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का मतलब ये बेटा कि ऐसे ऑब्जेक्ट जिनकी डायमेंशंस नेग्लेक्जिबल ना हो, जिनकी डायमेंशंस नेग्लेक्जिबल ना हो इन कंपैरिजन टू द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर, ऐसे ऑब्जेक्ट को हम लोग बोलेंगे एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट. फॉर सेक ऑफ एग्जांपल, थोड़ा ध्यान से मान लीजिए ये कोई मिरर है और ये आपका कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है. ठीक है, दिस इज ऑब्जेक्ट. ध्यान से देखो तो दिस टाइम इस ऑब्जेक्ट और जो मिरर है इसके बीच की जो दूरी है उसके कंपैरिजन में ऑब्जेक्ट की डायमेंशन नेग्लेक्जिबल नहीं है. प्रॉपरली हमें पता चल रहा है कि ऑब्जेक्ट की डायमेंशंस क्या है. गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? सो ऐसा कोई भी केस होता है तो हम लोग उसे नाम देंगे एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट. ठीक है, अब बात ये आती है कि सर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का हम इमेज फॉर्मेशन कैसे करेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी. तो मैंने कहा देख भाई एक बात बता, क्या मैं किसी भी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट को, मान लीजिए मिरर है और उसके सामने ये तेरा मान ले फॉर एग्जांपल कोई ऐसा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है. लेट अस सपोज फॉर एग्जांपल दिस इज द ऑब्जेक्ट दैट यू हैव. क्या मैं इस एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट को मान सकता हूं कि दिस इज द कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट्स? ये बहुत सारे पॉइंट ऑब्जेक्ट से मिलकर बना होगा. ऑब्वियस सी बात है, वी कैन कंसीडर. देखो भाई, कोई बड़ी सी बिल्डिंग कहीं ना कहीं छोटे छोटे ईंटों से ही तो मिलके बनती है. तो वही चीज़ है यहाँ पे कि भाई चाहे आप कुछ भी बोलो, आप ये तो कह ही सकते हो एटलीस्ट कि ये जो ऑब्जेक्ट है बहुत सारे पॉइंट्स का कलेक्शन है. मतलब एक तरह से देखा जाए तो ये एक पॉइंट ऑब्जेक्ट हो गया, ये एक पॉइंट ऑब्जेक्ट हो गया, ये एक पॉइंट ऑब्जेक्ट हो गया, ये एक पॉइंट ऑब्जेक्ट हो गया. मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि दिस इज द कलेक्शन ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट. सो यदि ये एक कलेक्शन ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट है, मतलब पॉइंट ऑब्जेक्ट की जो भी प्रॉपर्टी रही होगी वही सेम प्रॉपर्टी एप्लीकेबल हो जाएगी किसके लिए? एक्सटेंडेड बॉडी के लिए या फिर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए, क्योंकि दैट इज द कलेक्शन ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट्स. तो उस लॉजिक को ध्यान में रखते हुए मैं बनाने जा रहा हूं. ध्यान से मान लो मैंने नाम दे रहा हूं बहुत सारे पॉइंट ऑब्जेक्ट ए बी सी और डी. ठीक है, चलो ए का इमेज बनाता हूं. थोड़ा ध्यान से, जितनी दूरी पे मेरा ए है मिरर से उतना ही दूरी पे उसका इमेज बनेगा एंड साथ में परपेंडिकुलर होगी वो लाइन जो ऑब्जेक्ट और इमेज को ज्वाइन कर रही होगी. शायद तक ये बात मैंने आप लोग को बताई थी. पॉइंट ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी पढ़ाते वक्त मैंने आप लोग को बताया था कि कोई भी पॉइंट ऑब्जेक्ट, पहली बात तो ये कि मिरर से जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट होगा उतनी दूरी पे इमेज बनेगी. और दूसरी बात ये बताई थी कि ऑब्जेक्ट और इमेज को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है वो मिरर प्लेन के परपेंडिकुलर होगी. कैसी होगी? मिरर प्लेन के परपेंडिकुलर. ये लॉजिक मैंने आप लोग को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा था. ठीक है, उसी को हम लोग फर्दर कंटिन्यू कर रहे हैं. सो ए का इमेज बन गया ए डैश. नाउ सिमिलरली बी का इमेज बन जाएगा यहाँ पे बी डैश, सी का इमेज बन जाएगा यहाँ पे सी डैश. हमने बस यही ध्यान रखा कि जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट है उतनी दूरी पे उनकी इमेज बने और साथ में ऑब्जेक्ट और इमेज को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है वो परपेंडिकुलर होनी चाहिए मिरर प्लेन के. और डी को ज्वाइन, डी का इमेज ये बन गया डी डैश. क्लियर हुआ क्या? ना इन सारे यदि पॉइंट ऑब्जेक्ट्स को अपन पॉइंट ऑब्जेक्ट्स की जो इमेज बनी है इन सबको यदि कलेक्ट कर दें तो कलेक्ट करते ही ध्यान से देखो तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको क्या मिल जाएगा माय डियर? यू विल गेट द इमेज फॉर्मेशन लाइक दिस. सो फॉर गिवन ऑब्जेक्ट, दैट इज योर ऑब्जेक्ट, दिस इज योर इमेज. क्लियर हुआ क्या? सो इमेज का फॉर्मेशन कैसे हुआ? हमने ये माना कि दैट एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट वाज द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट ऑब्जेक्ट्स. मतलब हम लोग कहीं पे नोट मार सकते हैं कि एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट विल आल्सो फॉलो the property of point object, or you can say property of point object and point image will be followed by extended object and their image also. Clear? Because we can consider extended object is the collection of large number of point objects. ठीक है, बहुत अच्छे, हम लोगों ने समझ लिया. Now
कुछ केसेस का इमेज फॉर्मेशन करते हैं, उससे हमको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। ठीक है, ध्यान देते हैं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये मिरर है और उसके सामने ये ऑब्जेक्ट है, तो इसका इमेज कैसा बन जाएगा? लाइक दिस। क्लियर है कि नहीं है? दिस इज इमेज। तो मैंने कहा भाई इतना बड़ा भयानक तरीके से गांजा नहीं फूकना है, ठीक है ना, ये गलत है। ठीक है, वीडियो को पॉज करिए और सोचिए कि ये गलत क्यों है, और फिर उसके बाद देखिए इसका सॉल्यूशन। गलत इसलिए है क्योंकि ध्यान से देखो, तो ये आपका मिरर है, और हाँ एक चीज़ और बता देता हूँ आप लोग को, जो इससे रिलेटेड डीपीपीज है, सारी चीज़ें हैं, वो आपका सारा कुछ ऐप में अपडेट हो चुका है। ठीक है ना, ऐप में आपको ऑलरेडी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। जो भी मटेरियल होता है रिलेटेड टू द क्लासेस आपको ऐप में मिल जाता है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, यूट्यूब में ये लेक्चर्स थोड़ा डिले के साथ अपलोड होते हैं। पहली बात है कि रेगुलर अपलोड होते हैं, मतलब ऐसा नहीं कर सकता ना मैं कि एक ही दिन में सारे लेक्चर अपलोड कर दूँ। ठीक, और दूसरी चीज़ ये भी है कि यूट्यूब में वी ऑल नो वेरी वेल कि मैं कितना कुछ कंटेंट प्रोवाइड करा सकता हूँ। डाइवर्जन होता है, डिस्टर्बेंसेस होते हैं बच्चों के, और इस वजह से उतना अच्छा नहीं हो पाता जितना होना चाहिए। सो मैं तो हर बच्चे को ये स्पेसिफाई करता हूँ कि आपको कोई लाखों रुपए नहीं पे करने पड़ रहे, जस्ट 999 रुपीज़ पे करने, और उसमें आपको 12th की पूरी फिजिक्स आपको इस स्टैंडर्ड की जो मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है ना, जो प्रॉपर कंटेंट, देखो डिटेल कितना कंटेंट है तुमको समझ में आ रहा होगा, तुम यूट्यूब के लेक्चर्स कर रहे होगे तो कितना कंटेंट मिलने वाला है, यू आर नोइंग इट वेरी वेल। ठीक है ना, तो आपको मेरा ये मानना है कि स्ट्रक्चर्ड मैनर पे वहाँ पे बैच ज्वाइन करके और पूरा क्लासेस करना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि यहाँ पे हो सकता है एक ही चैप्टर अपलोड हो रहा हो, वहाँ पे आपके मल्टीपल चैप्टर्स एट अ टाइम अपलोड हो जाते हैं, तो ये आपको बेनिफिट वहाँ मिलेगा। इस बात ध्यान रखिए। ऐप का नाम है कॉन्सेप्चुअल फिजिक्स, लिंक ऑलवेज मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, तो आप उसको एक बार देख लीजिएगा, वहाँ से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। गॉट इट? चलिए नाउ ध्यान से। इस ऑब्जेक्ट के लिए जो हमारा ऑब्जेक्ट ऐसा है, इसके लिए इमेज फॉर्मेशन देखना है मुझे, तो मैंने कहा लेट्स एज्यूम इट टू बी द कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट्स। इसको मान लेते हैं कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हमारे 3 पॉइंट ऑब्जेक्ट, होने को तो लाखों करोड़ों हो सकते हैं, लेकिन मैं 3 ही माना बस। ठीक है, ए बी सी। तो सोचो ए की इमेज जितनी दूरी पे ए है उतनी दूरी पे बन जाएगा ए डैश, बी की इमेज जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट उतनी दूरी पे इमेज बन जाएगा बी डैश, और C का इमेज जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट है उतनी दूरी पे इमेज बन जाएगा C डैश। ध्यान से देखो, ये जितना दूरी है उतना ये है, जितना ये दूरी है उतना ये दूरी है, जितना ये दूरी है उतनी ही ये दूरी है। क्लियर हुआ क्या? पॉइंट ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी फुलफिल होनी चाहिए। सो बेस्ड ऑन दैट जब इन सारे पॉइंट्स को अपन कलेक्ट करेंगे, सो इट्स इमेज फॉर्मेशन विल लुक लाइक दिस। सो इफ ऑब्जेक्ट इज टिल्टेड लाइक दिस, इट्स इमेज विल बी टिल्टेड लाइक दिस, ना कि ऐसा इमेज बनेगा। समझ में आया कि नहीं आया? सो दिस वॉज एक्चुअली रॉन्ग, टोटली रॉन्ग। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हम लोग को समझ में आ गया कि ये गलत क्यों था। नाउ ये आपको आइडिया लगना चालू हो गया होगा। सब ये सारे एग्जांपल आपकी कॉपी में होने चाहिए अच्छे से, इसको मजाक में नहीं लेना है, ठीक है ना। नाउ मैं आगे बढ़ाता हूं। अब ध्यान से मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये मिरर है एंड लेट अस सपोज ये कोई एक लेटर है, ठीक है, सामने हमारे रखा हुआ है, ठीक है। नाउ इसका इमेज फॉर्मेशन करना है, तो इसका इमेज यहां बन जाएगा, इसका इमेज यहां बन जाएगा, इसका इमेज यहाँ बन जाएगा, इसका इमेज यहाँ बन जाएगा, ठीक है। सबको कलेक्ट करेंगे और कलेक्ट करके देखेंगे तो हमें इमेज कुछ ऐसा बनता हुआ दिखाई देगा। सो कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाए तो हम ये बोल सकते हैं कि हमें लेटरल इन्वर्जन भी देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? लेटरल इन्वर्जन, मतलब जो हमारा राइट है वो सामने वाले के लिए लेफ्ट है, मतलब इमेज में लेफ्ट दिखता है, और जो हमारा लेफ्ट है वो इमेज में राइट दिखता है, मतलब ऐसा होता है, जस्ट उल्टा। तो आप लोगों के लिए एक होमवर्क हो सकता है, जैसे कुछ लेटर्स होते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे है ए, आई, ओ, यू। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? इनमें आपको लेटरल इन्वर्जन नाम की कोई चीज़ देखने को नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि यदि ए ऐसा है तो इसका इमेज भी ए ऐसा ही होगा। क्लियर है? यदि आपका ओ ऐसा है तो इसका इमेज भी ओ ऐसा ही होगा। लेकिन यदि ध्यान से देखा जाए, ई की बात की जाए, तो ई यदि ऐसा है तो इमेज कैसा आएगा? लाइक दिस। गेट माय पॉइंट और नॉट? मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि कुछ लेटर्स ऐसे हैं जिनमें लेटरल इन्वर्जन आपको देखने को मिलेगा, और कुछ लेटर्स ऐसे हैं जिनमें आपको लेटरल इन्वर्जन देखने को नहीं मिलेगा। जो सिमेट्रिकल काइंड ऑफ हैं उनमें कहीं ना कहीं आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, लेटरल इन्वर्जन जैसी चीज़ें, लेकिन जो सिमेट्रिकल नहीं है उनमें आपको देखने को मिलेगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग के लिए एक होमवर्क हो गया, आपको ये पता करना है
कितनी लेटर्स ऐसे हैं जिनमें लेटरल इन्वर्जन देखने को मिल सकता है और कितने लेटर्स ऐसे हैं जिनमें लेटरल इन्वर्जन देखने को नहीं मिलेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे m है, ठीक है, तो m जैसा है, मान लो ये आपका m है, तो m आपका वैसा ही बनेगा, सेम इमेज आपको फॉर्म होता हुआ दिखाई देगा लाइक दिस। लेकिन वहीं पे यदि आप z की बात करेंगे तो मान लीजिए आपका z ऐसा है, तो यहाँ पे कैसा बनेगा, लाइक दिस। गेट माय पॉइंट और नॉट? तो अभी आपके लिए होमवर्क ये हो गया कि आपको ये पता करना है कि कितनों में लेटरल इन्वर्जन होता है और कितनों में नहीं होता। बाय द वे मैं चाहूँगा कि ये सारे डायग्राम आपकी कॉपी में होने चाहिए, चाहे वो ये हो, 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 और ये वाला तो होना ही चाहिए क्योंकि ये तो एक्सप्लेन करने के लिए बनाया गया था। तो ये सारे डायग्राम्स आपकी कॉपी में होने चाहिए क्योंकि ये सब आपको रिवीजन करते टाइम बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। क्लियर है? चलो, तो अभी हम लोगों ने एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्मेशन सीख डाला अच्छे से कि एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का इमेज कैसे बनता है। एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए ये मिरर है और मिरर के सामने ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ, दिस इज द ऑब्जेक्ट दैट वी हैव। अब क्वेश्चन ये कि इसका इमेज कैसे बनेगा, तो इसका इमेज कैसे बनेगा, लाइक दिस। यदि ये है तो इधर ऐसे और ये इधर तो ये इधर ऐसे। क्या ये सही है? तो याद रखिएगा ये बहुत ज़्यादा गलत है, ठीक, क्योंकि हमें प्रॉपर्टी फॉलो करानी होती है दोनों। एक अकेली प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करानी होती डिस्टेंस वाली, एक और प्रॉपर्टी होती है जो कि ये कहती है लाइन ज्वाइनिंग ऑब्जेक्ट एंड इमेज मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द मिरर प्लेन, मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द मिरर प्लेन, like this. So for this object this will be the image. क्लियर हुआ क्या? दिस इज करेक्ट इमेज, दैट इज रॉन्ग वन। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम हॉल में पूछे जा सकते हैं। आपको ऐसे चार, मतलब एक ऑब्जेक्ट दे देगा मिरर के सामने और पूछ लेगा विच वन ऑफ देम कैन बी द करेक्ट इमेज, विच वन ऑफ देम कैन बी ट्रीटेड एज द इमेज ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट। अब आपको वहाँ पे चूज करना तभी आएगा जब आपको पॉइंट ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी का आइडिया हो और आपको ये भी पता हो कि उस पॉइंट ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी का यूज कैसे होने वाला है एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के केस में। ठीक है, तो जाकर के आप चीज़ों को बना पाएंगे। नाउ आई होप कि आपको आइडिया लगना चालू हो गया है हाउ थिंग्स आर हैपनिंग। ओके, तो चलिए यहाँ तक काफ़ी था। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के बारे में हम लोगों ने समझा और हमने उसको अप्लाई किया और देखा और सारे डायग्राम कॉपी बना लिए। ठीक है, चलिए अभी अपन आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ेंगे और थोड़ा सा हम जंप करेंगे इंपॉर्टेंट वेरिएशन की तरफ जिसे बोलते हैं फील्ड ऑफ व्यू। ठीक है ना, फील्ड ऑफ व्यू। फील्ड ऑफ व्यू का मतलब क्या है समझने की कोशिश करते हैं। फील्ड ऑफ व्यू का मतलब ये होता है बेटा कि वो फील्ड या वो जोन जहाँ पे कोई भी ऑब्जर्वर एक गिवन ऑब्जेक्ट की इमेज देख पाए। जैसे एग्जांपल के तौर पे ध्यान से देखो, जब मैं इधर हूँ, ध्यान से देखना, तो मेरा रिफ्लेक्शन जो लोग उधर होंगे उनको आसानी से दिख रहा होगा। ठीक, और उधर जो भी, जैसे ये एक ग्रीन कलर का पर्दा है, स्क्रीन है, ठीक है ना, उन सारी चीज़ों का मेरे को रिफ्लेक्शन दिख रहा है। लेकिन मैं यदि यहाँ पे जाके खड़ा हो करके और फिर ग्रीन स्क्रीन का रिफ्लेक्शन देखूंगा तो मुझे इधर दिखाई नहीं देगा। क्यों नहीं दिखाई दे रहा इधर रिफ्लेक्शन मुझे? क्योंकि ब्रो हो क्या रहा है, उस स्क्रीन से आने वाली रेज ऐसे टकरा रही हैं और मेरे पास तक आ रही हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो इस पर्टिकुलर आने वाली रेस का जो व्यू है, मतलब जो फील्ड है, वो कहीं ना कहीं ये वाला फील्ड है जहाँ पे मैं अवेलेबल हूँ। तो जिस फील्ड में यदि इस फील्ड में अवेलेबल हूँ तो मुझे इमेज दिखाई दे रही है। अच्छा, पिछले केस में पर्दा इधर थोड़ी था, पर्दा इधर नहीं था पिछले केस में ग्रीन कलर का, तो यहाँ से आने वाली रेज मुझे नहीं मिल रही थी, मतलब रेज आ ही नहीं रही थी कि मुझे मिले। तो बेस्ड ऑन दैट आपको ये बात समझना है कि फील्ड ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी इमेज को देखने के लिए। इसका मतलब क्या है, अब ऑन पेपर अब समझा रहा हूँ अच्छे से, प्लीज़ पूरा ध्यान दीजिएगा, अच्छे समझिएगा। मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये मिरर है, ठीक है, या फिर रुक जाइए, बेसिक से लेते हैं डायग्राम। चलो ठीक है, ये मिरर ऐसे है और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है ऐसा, दिस इज योर ऑब्जेक्ट, या फिर ये समझ लो कि टॉर्च है, टॉर्च से रेज निकल करके आ रही होंगी, एक रे यहाँ आकर टकरा रही होगी और एक रे यहाँ टकरा रही होगी। मैं इन्हीं दोनों के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि यही दो मैक्स टू मैक्स रेज हैं, लिमिटिंग रेज, जिनका रिफ्लेक्शन पॉसिबल है। इसके पहले कोई भी रे जाएगी तो सीधे निकल जाएगी, इसके बाद कोई रे जाएगी तो सीधे निकल जाएगी, उनका रिफ्लेक्शन हमें देखने को नहीं मिलेगा। सो इफ़ वी वांट टू ऑब्जर्व द रिफ्लेक्शन देन
मैक्स टू मैक्स हमें इस रे और इस रे के बारे में बात करनी है, ना इसके इधर ना इसके इधर। सो इस वाली रे का जब रिफ्लेक्शन होगा तो इट विल गो लाइक दिस, और इस वाली रे का जब रिफ्लेक्शन होगा तो इट विल गो लाइक दिस। क्लियर है? अब सोच के देखो, कोई भी पर्सन यदि मान लो वो इस जोन में अवेलेबल है, यदि कोई भी पर्सन इस जोन में अवेलेबल है तो उसे आसानी से कहीं ना कहीं वो रेज मिल रही होंगी, ये रेज आकर के रिफ्लेक्ट होकर के मिल रही होंगी। क्यों? क्योंकि ध्यान से देखो, तो यहाँ से रे ऐसे आएगी, वो रिफ्लेक्ट होके ऐसे जाएगी, है ना। मतलब ढेर सारी रेज जो आ रही हो, कहीं ना कहीं सारी रेज इसी फील्ड में मिलने वाली हैं। इसके नीचे यदि कोई होगा तो नहीं मिलेगा, और इसके ऊपर होगा तो नहीं मिलेगा। मतलब यदि मुझे उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की इमेज देखनी है किसमें, इस मिरर में, तो मुझे कहीं ना कहीं इसी फील्ड में लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यदि इस फील्ड में लाई करूंगा तभी तो मुझे रिफ्लेक्टेड रेज दिखाई देंगी। और वो रेज कहाँ से आती हुई दिखाई देंगी? वो सारी रिफ्लेक्टेड रेज मुझे कुछ यहाँ से आती हुई दिखाई देंगी, लाइक दिस, लाइक दिस। सो फॉर गिवन ऑब्जेक्ट वी विल ऑब्जर्व इमेज। इस ऑब्जेक्ट का हमें इमेज कहाँ दिखाई देगा? यहाँ दिखाई देगा। वो भी कहाँ से देखने पे दिखाई देगा? यहाँ से देखने पे दिखाई देगा। क्लियर है? यदि यहाँ हुए तो नो रेज, यदि यहाँ हुए तो नो रेज, और यदि यहाँ हुए तो यस, हमें वो रिफ्लेक्टेड रेज मिल पाएंगी और हम आसानी से उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का इमेज देख पाएंगे। सो एक्चुअली दिस पर्टिकुलर फील्ड और दिस पर्टिकुलर जोन इज नोन एज फील्ड ऑफ व्यू। इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं बेटा? फील्ड ऑफ व्यू। फील्ड ऑफ व्यू मतलब वो फील्ड, वो एरिया जहां से हम किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का इमेज ऑब्जर्व कर सके ऑन अ पर्टिकुलर मिरर। अच्छा, अब हुआ क्या, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। जब इधर की ओर पर्दा था, स्क्रीन थी, तो वहां से आने वाली रेज रिफ्लेक्ट होकर मेरे पास तक आ रही थी, ठीक। लेकिन जब मैं उधर चला गया तो वहां से आने वाली रेज तो इधर जा रही है, मैं उधर चला गया हूं तो मुझे थोड़ी रेज मिल रही है। मतलब ऐसा समझो कि एक बात लॉजिक ध्यान रखना, मान लो कभी भी आपके सामने ऐसा होता है कि ये मिरर है, ठीक, यहाँ पे कोई लड़की बैठी है, ठीक है, और आप यहाँ बैठ के उसे मान लो ताड़ रहे हो, फॉर एग्जांपल नैन सुख ले रहे हो, और आपको ऐसा लग रहा है कि उस मिरर से लड़की से निकलने वाली रेज आ रही हैं और आपको मिल पा रही हैं, आप आसानी से उस लड़की को देख रहे हो। तो माय डियर, थोड़ा ध्यान रखना। सॉरी, एक्चुअली थोड़ा लाइट चली गई थी जिस वजह से वो स्मार्ट बोर्ड डिप करता है। एक्चुअली जब इन्वर्टर से कनेक्टेड होता है तो लाइट तो रहती है, लेकिन ये बीच में डिप करता है, क्योंकि जब लाइट जाती है तो इसका लोड ज़्यादा रहता है, तो ये थोड़ा सा डिप कर जाता है, तो पूरी स्क्रीन गायब हो जाती है। बट फिर भी कोई नहीं, देखते हैं अपन लोग। सो मैंने ये बोला कि मान लीजिए कोई भी यहाँ पे गर्ल बैठी हुई है और वहाँ से आने वाली रेज ऐसे आ रही हैं, मान लीजिए फॉर एग्जांपल वो रेज आपके पास तक आ रही हैं, मतलब रिफ्लेक्ट होकर के ऐसे आपके पास पहुँच रही हैं, तो आपको लग रहा है कि आप उस लड़की को देख रहे हैं और कितना अच्छा माहौल है, एकदम दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, चारों तरफ हवाएं चल रही हैं। तो याद रखिएगा इसका उल्टा भी होगा, आपसे निकलने वाली रेज वो भी रिफ्लेक्ट होकर के उस बच्ची के पास तक जा रही होंगी, तो उसको आइडिया लग रहा होगा कि आप क्या कर रहे हैं। सो इस बात का बहुत ध्यान रखा करिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कभी मान लीजिए ऐसा हो कि आप और आपके फादर मान लीजिए बाइक में जा रहे हैं और फादर आगे चल रहे हैं, ठीक है ना, आगे मतलब बाइक में बैठे हैं और आप पीछे बाइक में बैठे हैं, और मान लीजिए आप बीच रास्ते में इधर उधर नैन सुख लेते हैं, तो थोड़ा देख के कि कहीं सामने वाले ग्लास में, जो सामने वाला मिरर है, रियर व्यू मिरर, कहीं उसमें आपको पापा का चेहरा तो नहीं दिख रहा। क्योंकि यदि पापा का चेहरा आपको दिख रहा है तो माय डियर, आपका चेहरा पापा को भी दिख रहा होगा, क्योंकि पापा के थ्रू आने वाली रेज रिफ्लेक्ट होकर आपके पास तक पहुंच रही हैं। तो ब्रो, उल्टा भी तो पॉसिबल है, आपसे निकलने वाली रेज मिरर में टकरा के पापा के पास तक भी तो पहुंच रही होंगी। तो पापा को पता लग रहा होगा कि हमारा बेटा बड़ा हो रहा धीरे धीरे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सो माय डियर, इन बातों का ध्यान रखिए। सो अभी फील्ड ऑफ व्यू का आपको आइडिया लग गया कि फील्ड ऑफ व्यू का मतलब वो जोन है या वो एरिया है जहाँ पे रिफ्लेक्टेड रेज अवेलेबल होती हैं और आसानी से गिवन ऑब्जेक्ट की इमेज देखी जा सकती है। लेकिन यदि उस जोन के बाहर होंगे तो फिर हमें उस ऑब्जेक्ट की इमेज नहीं दिखाई देगी, चाहे हम कुछ भी कर लें। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अच्छे से समझना, ठीक है। मान लो ये मिरर है और हम मिरर के जस्ट सामने खड़े हैं, तो हमें आसानी से अपनी इमेज दिखती है। क्यों दिखती है? क्योंकि यहाँ से निकलने वाली रेज ऐसे रिफ्लेक्ट होती हैं, और एक तरह से देखा जाए तो अभी ये पूरा का पूरा फील्ड ऑफ व्यू होता है, आसानी से हमें इमेज दिखाई देती है यहाँ पे। क्लियर हुआ क्या?
इसीलिए जब हम मिरर के सामने खड़े होते हैं तो हम आसानी से खुद का इमेज देख लेते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से निकलने वाली रेज इतने एरिया में एक्सपांड करती हैं, तो कुछ रेज ऐसी भी तो होंगी जो जाके टकराई होंगी और सीधा मेरे पास तक आई होंगी लाइक दिस। तो वो मुझे कुछ ना कुछ तो रिफ्लेक्टेड रेज मिल रही है ना, तो जब मुझे कुछ ना कुछ रिफ्लेक्टेड रेज मिल रही हैं तो उस कंडीशन में इमेज फॉर्मेशन तो होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन वहीं पे सेम मिरर फिर से ले लो, सेम मिरर फिर से ले लो माय डियर, फिर से आपने सेम मिरर ले लिया, लेकिन इस बार आप यहाँ खड़े हो जाओ। अब आप खुद का इमेज नहीं देख पाओगे, खुद का इमेज कभी नहीं देख पाओगे। क्यों नहीं देख पाओगे? क्योंकि ध्यान से देखो तो यहाँ से निकलने वाली रेज इधर जा रही हैं, ये रेज इधर जा रही हैं, कोई भी रिफ्लेक्टेड रे आपके पास तो पहुंची ही नहीं ना, क्योंकि इमेज फॉर्मेशन देखने के लिए आपको रिफ्लेक्टेड रे चाहिए ही चाहिए। तो इस वजह से आप खुद का इमेज उसमें नहीं देख पाएंगे। लेकिन कोई आदमी यदि इधर बैठा होगा तो वो आपकी इमेज देख पा रहा होगा। ये बात समझ में आया? सो ये ध्यान रखिएगा, आप मिरर के सामने हो चाहे ना हो, मतलब मिरर के एग्जैक्ट सामने हो चाहे मिरर के प्लेन के सामने हो, मतलब इधर हो, आपका इमेज तो फॉर्म होगा। यदि आप मिरर के प्लेन के इधर हैं तो इमेज तो फॉर्म होगा, लेकिन वो इमेज देख पाएंगे आप या नहीं देख पाएंगे, इस बात पर डिपेंड करेगा कि आप उस पर्टिकुलर केस में जो फील्ड ऑफ व्यू क्रिएट हो रहा आप उसमें हैं या नहीं है। जैसे यहाँ पे तो आप फील्ड ऑफ व्यू में थे, लेकिन आप यहाँ फील्ड ऑफ व्यू में नहीं थे, इस वजह से खुद की इमेज नहीं देख पाएगा। तो आप चाहें तो ऐसा लिख भी लीजिएगा, ऐसा लिख लीजिएगा, in this case object cannot visualize its own image because object is not on the field of view। और इस केस में क्या लिखेंगे? in this case object can observe its own image और object can watch its own image because object is lying on field of view। ये चीजें लिख करके दोनों डायग्राम कॉपी में अच्छे से बना लेने हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ये समझ आएगा आपको बाद में कि भाई लोग कब आपका इमेज फॉर्मेशन होगा, कब आपका इमेज फॉर्मेशन नहीं होगा। अभी अपन लोग एक न्यूमेरिकल लेते हैं और न्यूमेरिकल की मदद से चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। फील्ड ऑफ व्यू को और डिटेल में देखेंगे विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल। ओके, एक छोटा सा प्रॉब्लम ले रहे हैं, फिर अच्छे स्टैंडर्ड की प्रॉब्लम्स लेंगे उसके बाद, लेकिन पहले एक नॉर्मल सी इजी काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स ले रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा ध्यान से। मान लीजिए कि एक मिरर है, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, मैं हरदम ये क्वेश्चन देता हूं क्योंकि देखो कुछ कॉमन क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको लगाने से अपने आप चीज़ें स्ट्रांग हो जाती है। ठीक है, ये एक मिरर है जिसका ये पोजीशन कोऑर्डिनेट है 2,2 और इसका ये पोजीशन कोऑर्डिनेट है 2,4। ओके, एंड लेट अस सपोज ये है आपका एक्सिस सिस्टम, ये आपका एक्सिस सिस्टम है और इस एक्सिस सिस्टम पे ओरिजिन पे यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन ये है आपके सामने, क्वेश्चन ये है कि यदि यहीं पे मैं ऑब्जर्वर को खड़ा कर दूं, मान लीजिए ये ऑब्जर्वर है जो कि देखने वाला है किसको, एक तरह से देखा जाए तो इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की इमेज को। दिस इज द ऑब्जर्वर जो कि इस ऑब्जेक्ट को इस मिरर में देखना चाहता है। और मान लीजिए इसकी हाइट है h, कितनी है इसकी हाइट? h। तो क्वेश्चन ये है, आपको क्वेश्चन ये बोला जा रहा है कि बताना है कि मैक्सिमम कितनी हाइट देख सकता है, मतलब मैक्सिमम कितनी हाइट होगी उस आदमी की, तो वो पर्टिकुलर इस ऑब्जेक्ट की इमेज इस मिरर में देख सकता है, और मिनिमम कितनी हाइट होगी तो देख सकता है। और ऐसा क्वेश्चन क्यों है पहले तो ये समझना पड़ेगा। मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ हाइट ऑफ दैट मैन वो तो हम निकाल लेंगे, लेकिन पहले तो ये समझो कि ये क्वेश्चन ऐसा क्यों पूछा गया है। तो देखो ध्यान समझोगे तो क्लियर हो जाएगा। ये देखो यहाँ से निकलने वाली लाइट रे और यहाँ से निकलने वाली लाइट रे, ऐसे यही दो रेज हैं जो मैक्स टू मैक्स रिफ्लेक्ट होने वाली हैं, क्योंकि इसके नीचे वाली रे सीधे चली जाएगी, इसके ऊपर वाली रे सीधे चली जाएगी। इफ़ वी वांट कि पर्टिकुलर रेज मतलब यहाँ पे आए जाएं, तो उसके लिए यही दोनों रेज मैक्स टू मैक्स हैं। इसके बीच वाली तो कोई भी रे रिफ्लेक्ट करेगी, लेकिन इसके बाहर और इसके नीचे नहीं करेगी। तो चलो ये ऐसे आएगा लाइक दिस, ऐसे जाएगा, और ये ऐसे आएगा और लाइक दिस जाएगा ऐसे। क्लियर हुआ क्या? तो हमें देख के समझ में आ रहा है, हमें देख के समझ में आ रहा है कि यहां पे कहीं पे ये पॉइंट जो है ये मैक्सिमम हाइट है जहां तक आपको आपका इमेज दिखाई देगा,
और ये मिनिमम हाइट है जहाँ तक आपको इमेज दिखाई देगा। यदि आपकी हाइट इससे छोटी हो जाएगी तो भी आप इमेज नहीं देख पाओगे, इससे बड़ी हाइट हो जाएगी तो भी आप इमेज देख नहीं पाओगे। और इमेज कैसे दिखाई देगा? इन रेज को जो हम पीछे एक्सटेंड करेंगे लाइक दिस, तो यहाँ पे इमेज फॉर्म होता हुआ दिखाई दे रहा होगा। क्लियर है क्या? अब मुद्दा ये है कि हम कैसे पता करें ये एच मैक्स और ये एच मिन। ठीक है, मैंने कहा बहुत सिंपल है, थोड़ा ध्यान देंगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये बताओ, सोचो, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग यदि ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। मतलब साफ साफ दिखाई दे रहा है। ये दो ट्राइंगल दिख रहे हैं क्या आपको? ध्यान से देखो बेटा, ये लेंथ जो है दिस इज एच मिनिमम, ये मिनिमम लेंथ है, ये एंगल थीटा है, ये थीटा है, और ये लेंथ कितनी है? ये लेंथ देख के पता चल रहा है इसके पोजीशन कोऑर्डिनेट से कि ये लेंथ है 2, ये लेंथ है 2। अब देखो ध्यान से, ये थीटा, ये 90, ये 90, तो कन्फर्म है कि ये वाले एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। मतलब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। तो यदि दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो सोच के देखो, यदि ये साइड लेंथ 2 है तो ये साइड लेंथ भी 2 हो जाएगी। तो ब्रो टोटल हाइट जो है हमारी एच मिनिमम, उसकी वैल्यू कितनी आ चुकी है? हमारा एच मिनिमम का वैल्यू आ चुका है 4। कम से कम हाइट कितनी होनी चाहिए? 4 होनी चाहिए। 4 यूनिट जो भी है, 4 सेंटीमीटर 4 मीटर जो भी है, बट कितनी होनी चाहिए? 4। यदि 4 से कम हाइट कर दोगे तो आपका जो ऑब्जर्वर है, वो जो आदमी है, वो इस ऑब्जेक्ट की इमेज नहीं देख पाएगा। क्यों? क्योंकि वो इस जोन में नहीं लाई कर पाएगा। यदि आप चाहते हो कि आप उसकी इमेज देखो तो आपको कहीं ना कहीं इसी जोन में लाई करना पड़ेगा। आप यदि इसके नीचे लाई करोगे तो भी नहीं देख पाओगे, इसके ऊपर लाई करोगे तो भी नहीं देख पाओगे। तो चलो, हमें ये तो समझ में आ गया। अब मुद्दा ये आता है कि हमें ये पता करना है कि कितना मैक्सिमम हाइट मतलब होना चाहिए। मैक्सिमम हाइट कितना होना चाहिए? मैंने कहा ध्यान से, इस बार मैं यहाँ से ड्रॉ कर दूँ तो यदि ये एंगल थीटा डैश है तो ये भी थीटा डैश हो जाएगा। सीधा सा लॉजिक है। यदि एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा डैश है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी थीटा डैश हो जाएगा। तो इस बार का हमें ट्राइंगल कैसे दिखाई देंगे? इस बार के हमें ट्राइंगल कुछ बड़ा ट्राइंगल दिखाई देगा बस, और कुछ नया नहीं है। जहाँ पे कि ये टोटल हाइट क्या कहलाएगी? एच मैक्स, एंड ये एंगल थीटा डैश, ये भी थीटा डैश, और ये हाइट कितनी है? 4। ये कैसे पता चला ये हाइट 4 है? क्योंकि इस पॉइंट का पोजीशन कोऑर्डिनेट कितना है? 4 है। मतलब वाई एक्सिस का डायरेक्शन कितना है? 4। तो ये लेंथ 4 है, मतलब ये लेंथ 4 है, और यदि ये लेंथ 4 है तो सिमिलरिटी, ट्राइंगल सिमिलरिटी से ये वाली लेंथ भी 4 आ जाएगी। क्लियर हुआ क्या? सो इफ दिस लेंथ इज 4, दैट मीन्स दिस लेंथ विल बी 4, and similarly this length will also be 4 because both triangles are similar। क्योंकि देखो ना, ये 90 है, ये थीटा डैश इक्वल है, तो ये वाले एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। मतलब ये दोनों ट्राइंगल कैसे हैं? ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल बोथ आर सिमिलर टू ईच अदर। दैट मीन्स जितनी साइड ये होगी उतनी ही साइड, मतलब सिमिलर क्या, इक्वल ही हो गया। मतलब सब कुछ, ये साइड सेम है, कॉमन है दोनों के लिए, तो इन दोनों का लेंथ सेम आएगा। क्लियर हुआ क्या? या फिर चाहे ये बोल दो, यहाँ से जो tan थीटा डैश की वैल्यू आएगी वही यहाँ से tan थीटा डैश की वैल्यू आएगी। तो दिस अपॉन दिस दैट इज tan थीटा डैश, दिस अपॉन दिस दैट इज tan थीटा डैश। तो जब इक्वेट कराएंगे तो ये और ये इक्वल हो जाएंगे। तो ये लेंथ 4 है तो ये भी 4 हो जाएगी। तो एच मैक्स की वैल्यू कितनी आ गई? एच मैक्स की वैल्यू आ चुकी है 4 + 4 दैट इज 8। मतलब मुझे समझ में आ गया कि उस मैन की जो हाइट है वो कहाँ से कहाँ बिलोंग करनी चाहिए? 4 से लेके 8 के बीच में बिलोंग करनी चाहिए। मिनिमम हाइट उसकी 4 हो सकती है और मैक्सिमम 8 हो सकती है, जिसके लिए ये ऑब्जर्वर इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की इमेज इस मिरर में देख सकता है। क्लियर है क्या? वो पर्टिकुलर हाइट कितनी होनी चाहिए? 4 से 8। 4 से छोटा करेंगे तो भी काम नहीं बनेगा, 8 से बड़ा कर देंगे तो भी काम नहीं बनेगा, क्योंकि आप फील्ड ऑफ व्यू में फिर नहीं रहेंगे। और यदि आप चाहते हैं कि सामने वाले ऑब्जेक्ट की आपको इमेज दिखाई दे तो आपको फील्ड ऑफ व्यू में रहना पड़ेगा। क्लियर है क्या? सो दिस वाज द बेसिक। अब हम लोग थोड़ा सा अच्छे वर्जन की तरफ चल रहे हैं, जो ये क्वेश्चन ऑलरेडी प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ है। नीट जेई जैसे एग्जाम कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन को खुले हाथों से एक्सेप्ट करते हैं। मतलब ऐसे समझ लो कि ये परिवार का बड़ा बेटा है, मतलब सब उसकी कद्र करेंगे, वो वाला हाल है। तो देखते हैं। अब वो बात अलग है, तुम्हारे घर में तुम्हारी इज्जत ना होती हो, ठीक है ना, तभी उसमें क्या कर सकते हैं ना, ध्यान से। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं बड़ा बेटा हूँ इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ। बड़ा बेटा मतलब जिम्मेदारी ज़्यादा होती है ऐसा माना जाता है।
और छोटा बेटा जनरली देखो कई जगहों पे जिम्मेदारी छोटे बेटे भी उठाते हैं, लेकिन बड़े बेटे का ऐसा माना जाता है कि परिवार का जो सूत्रधार जिसे कहते हैं, जिसे कहते हैं जो रास्ता लिखेगा कि परिवार किधर की ओर जाएगा, वो बड़े बेटे के ऊपर डिपेंड करता है। मेरे बायो सर थे, उन्होंने कहा था एक बार कि तुम जितना अच्छा करोगे कार्तिकेय, उसी हिसाब से तुम्हारा भाई अच्छा करेगा, उसी हिसाब से भाई चीज़ें डेवलप करेगा लाइफ में। तो वो मतलब ऐसा होता है, मैंने देखा ये चीज़, इसलिए बोला। चलो एक क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन क्या बोला है, मान लीजिए कि एक मिरर है, मुझे उसकी लेंथ पता करनी है कि मिनिमम से मिनिमम उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, मिनिमम से मिनिमम उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए। यदि एक सामने ऐसा आदमी खड़ा है लाइक दिस, ठीक है, ये आदमी ऐसे खड़ा है ज़मीन में, और ये अभी ये मैं सोचना कि उसका ऐसे सर इतना बाहर क्यों निकला हुआ है, ठीक है ना, वो एक्चुअली डायग्राम अच्छे से है इसलिए समझाने के लिए बनाया हूँ, ठीक है। तो ये आदमी अपनी कंप्लीट इमेज इस पर्टिकुलर मिरर में देखना चाहता है। क्या? अपनी कंप्लीट इमेज, खुद की कंप्लीट इमेज, पूरी इमेज इस मिरर में देखना चाहता है। और इस आदमी की जो हाइट है वो है h। आदमी की हाइट कितनी है? h। अब क्वेश्चन ये है कि कम से कम मिरर की कितनी लेंथ हमें लेनी चाहिए, व्हाट शुड बी द मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर, सो दैट ये पर्टिकुलर जो मैन है ये खुद की कंप्लीट इमेज मिरर में देख सके। ठीक है, ध्यान से, फिर से उस आदमी की मिनिमम हाइट कितनी होनी चाहिए, सॉरी गलत बोले मैंने, इस मिरर की मिनिमम लेंथ कितनी होनी चाहिए कि वो अपनी खुद की कंप्लीट हाइट इस मिरर में देख पाए। थोड़ा ध्यान से, फिर से, मिनिमम लेंथ कितनी हो कि ये खुद की इमेज देख पाए। तो मैंने कहा देख भाई, यदि वो चाहता है कि अपनी इमेज को देख पाए तो पाँव से निकलने वाली रेज जो हैं वो रिफ्लेक्ट होकर के उसकी आंखों तक पहुंचनी चाहिए कम से कम। ये रे टेढ़ी क्यों हो गई भाई, लाइक दिस। पाँव से निकलने वाली रेज उसकी आंखों तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि यदि पाँव से निकलने वाली रेज, जैसे पाँव से जो रेज आई है निकल करके, यदि उसकी आंखों तक नहीं आएंगी तो वो खुद के पाँव को कैसे देख पाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे। ना, सर से निकलने वाली रेज रिफ्लेक्ट होकर के उसकी आंखों तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि जब ये सर से निकलने वाली रेज रिफ्लेक्ट होकर उसकी आंखों तक पहुंचेंगी तभी वो सर देख पाएगा अपना, और जब पाँव से निकलने वाली रेज पहुंचेंगी तो पाँव देख पाएगा। अब देखो, सोच के देखो, यदि उसने पाँव देख लिया, उसने सर का अपना टॉप मोस्ट पॉइंट देख लिया, तो बीच का वो कोई भी पॉइंट आसानी से देख लेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से तो निकलने वाली रेज आसानी से पहुँच जाएंगी। एक्सट्रीम पॉइंट्स यही हैं जिनको यदि विजुलाइज कर लिए तो काम बन जाएगा। कैसे विजुलाइज करेगा? इन रेज को पीछे एक्सटेंड करो तो इनको कुछ ऐसा दिखाई दे रहा होगा, लाइक दिस। समझ में आया कि नहीं है? उसको ऐसा लग रहा होगा कि ये देखो सुंदर सी सेक्सी शकल का टकला मैं खड़ा हूँ, देखो यहाँ पे। समझ में आया कि नहीं है? लाइक दिस। ठीक है, ऐसा उसको दिखाई देगा। वो थोड़ा सा लाइन टेढ़ी हो गई है, बट कैसे मिरर में खुद को देख रहा होगा, समझ में आया कि नहीं है? मतलब ये वाली जो रे पाँव से निकलने वाली रे ऐसे आ रही है तो उसका ऐसा लगेगा जैसे वो मेरे सामने वो जूते रखे हैं मेरे। ठीक है ना, इसको और अच्छे से बना दे रहा हूँ। लाइक दिस। ठीक है, पाँव से निकलने वाली रेज और सर से निकलने वाली रेज ऐसे क्लियर है, तो वो खुद की कंप्लीट इमेज सामने देख रहा होगा। अब मुद्दा ये है कि हमें लेंथ कैलकुलेट करना है। नाउ आई वांट टू फाइंड आउट लेंथ, कि लेंथ कितना होगा। तो मैंने कहा देख भाई, सिंपल लॉजिक है, बहुत सिंपली खत्म करेंगे इसे। ठीक है ना, एकदम ध्यान से खत्म कर देंगे। ध्यान से, माना मैंने कि ये बीच में ऐसे ड्रॉ कर लिया, ये एंगल थीटा तो ये भी थीटा। अब सोचो, ध्यान से सोचना, सोचो, यदि तुमने ये लेंथ x मानी है तो मतलब ये लेंथ भी x हो जाएगी, क्योंकि दोनों पैरेलल रेज हैं, और ये लेंथ भी x हो जाएगी। क्यों ये लेंथ भी x हो जाएगी? क्योंकि ब्रो ध्यान से देखो तो ये ट्रायंगल तुमको दिखाई दे रहा है और ये ट्रायंगल दिखाई दे रहा है। इन दोनों को ध्यान से देखो तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। कैसे? क्योंकि ये थीटा, ये 90, ये 90। देखो ना, ये वाला 90, ये भी 90, उस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों के लिए सेम आएगा, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो बेस्ड ऑन दैट ये लेंथ यदि x है तो ये लेंथ भी x हो जाएगी। बहुत अच्छे। ना आगे बढ़ता हूँ मैं। अब इस बार क्या करता हूँ मैं, जानबूझ के मैं थोड़ा सा हट के कलर लेता हूँ। मतलब मैं
इसको मैंने मान लिया लेट अस सपोज थीटा डैश, तो ये भी थीटा डैश हो जाएगा। बहुत अच्छे, अब ये दोनों एंगल थीटा डैश हो गए। अब सोच के देखो, यदि ये लेंथ तुमने y मानी है तो ब्रो पैरेलल साइड होने की वजह से ये लेंथ भी y हो जाएगी, और क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इस बार ये लेंथ भी y हो जाएगी। बहुत अच्छे, ना सोच के देखो एक मोमेंट के लिए कि लेंथ ऑफ मिरर जो L है, जो लेंथ ऑफ मिरर L है वो कहीं ना कहीं x प्लस वाई के बराबर है, और जो लेंथ ऑफ मैन है वो कहीं ना कहीं 2 टाइम्स ऑफ x एंड 2 टाइम्स ऑफ y के बराबर है, मतलब 2 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई के बराबर है। और x प्लस वाई किसकी वैल्यू है, वो तो L की है, तो लेट्स पुट इट देयर। तो ये क्या आ गया 2 टाइम्स ऑफ L, 2 को उधर भेज दीजिए तो L की वैल्यू कितनी आ गई, L की वैल्यू आ चुकी है h/2। L की वैल्यू कितनी आ चुकी है बच्चे, h/2। वी गॉट टू नो कि उस पर्टिकुलर मिरर की मिनिमम लेंथ, कम से कम जो लेंथ चाहिए, रिक्वायर्ड लेंथ है, वो कितनी होनी चाहिए, h/2। कम से कम लेंथ यदि h/2 होगी तब जा करके मैं जिसकी हाइट h है खुद की कंप्लीट इमेज सामने वाले मिरर में देख पाऊंगा। यदि आप मिनिमम लेंथ जो h/2 है उससे भी कम लेंथ लेंगे मिरर की, तो उस कंडीशन में यदि सर दिख रहा होगा तो पाँव नहीं दिखेगा, और यदि पाँव दिख रहा होगा तो सर नहीं दिखेगा। मतलब कोई ना कोई पार्ट तो मिस कर जाएगा और आप खुद की कंप्लीट इमेज नहीं देख पाओगे। सो इफ़ यू वांट टू ऑब्जर्व योर ऑन कंप्लीट इमेज, आपको कम से कम कितना लेंथ रखना पड़ेगा, L इक्वल टू रखना पड़ेगा h/2। अच्छा, फिर से दोबारा समझा रहा हूँ शॉर्ट में, ध्यान से। पाँव से निकलने वाली रे आ रही है, टकरा के आंखों तक जा रही है, ये एंगल थीटा तो ये भी थीटा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, ये थीटा तो ये थीटा। अब सोचो यदि ये लेंथ x हो जाएगी तो ये लेंथ भी x हो जाएगी। अरे अभी पढ़ाया ना बेटा, यहाँ पे ये देखो कराया था, यदि ये एंगल सेम है तो ये वाली लेंथ सेम आती है, ठीक है ना। और 6th क्लास में आपने ऑलरेडी सीखा होगा ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज़, तो उस लॉजिक के हिसाब से यदि ये लेंथ x है तो ये भी x हो जाएगी। अब क्योंकि ये पैरेलल रे ऐसे गई है, ये देखो ना ये पैरेलल लाइन खींच रखी मैंने, तो ये यदि लेंथ x है तो ये लेंथ x हो जाएगी। बहुत अच्छे। अच्छा, यहाँ से निकलने वाली रे रिफ्लेक्ट होकर के आंखों तक आ रही है, ठीक है, तो यदि ये थीटा डैश है तो ये भी थीटा डैश है, तो उस लॉजिक के हिसाब से यदि ये लेंथ y है तो ये भी लेंथ y हो जाएगी। अब पैरेलल रेस को यहाँ एक्सटेंड करके देखेंगे तो ये लेंथ y आ गई। तो मिरर लेंथ जो कि L है उसकी वैल्यू कितनी दिखाई दे रही है, x प्लस वाई, और मैन की लेंथ जो कि कितनी है h, उसकी वैल्यू दिखाई दे रही है 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 2 टाइम्स ऑफ y। और जब इन दोनों को मैंने एक साथ मर्ज कराया तो x प्लस वाई की जगह पे L लिख दिया, तो ये बन गया 2L, 2 को उधर भेज दिया तो L की वैल्यू आ गई h/2। अच्छा, क्या हमारा यहाँ से कॉन्सेप्ट पूरा हो गया, क्या ये केस खत्म हो गया? अभी नहीं, अभी थोड़ा और भी कुछ है ऐसा जो आपको जानना बाकी है। वो ये है कि देखो, आप ऐसा नहीं है कि मिरर की लेंथ h/2 ले लोगे तो आपको इमेज दिखाई देगी ही देगी। फिर भी आपको ध्यान रखना है कि आपका जो मिरर हो वो ऐसे रखा हुआ होना चाहिए कि आई के ऊपर, जो आई है ना, आईज, आंखें जो है आपकी, आंखों के जो ऊपर का पार्ट है उस पार्ट के आधे में एटलीस्ट आपका मिरर होना चाहिए। और जो आंखों के नीचे का पार्ट है, उसके एटलीस्ट आधे में आपका मिरर होना चाहिए। फिर से मैंने क्या बोला, जो अपर पार्ट अवेलेबल है आंखों के ऊपर उसके आधे में एटलीस्ट मिरर होना चाहिए, और जो आंखों के नीचे पार्ट है एटलीस्ट उसके आधे में मिरर होना चाहिए। उसके आधे में, ये पूरा पार्ट है तो उसका आधा क्या कहलाएगा, ये देखो यहाँ सामने मिरर है कि नहीं है। क्यों ऐसा बोला मैंने, क्योंकि ब्रो यदि मान ले कोई यहाँ पे आदमी ऐसे खड़ा है, ठीक, और मैंने खूब बढ़िया मिरर ले रखा है, h/2 लेंथ का भी ले रखा है, लेकिन वो मिरर जानबूझ के यहाँ रख रखा है। अब बता भाई, पाँव से निकलने वाली रेस तो नो डाउट आंखों तक पहुंच जाएंगी, लेकिन सर से निकलने वाली रेस, जो सर से रेस आएंगी, वो सर से रेस तो आकर के इधर जाएंगी ना बेटा, वो इधर थोड़ी आएंगी ना, उधर थोड़ी जाएंगी, वो तो इधर जाएंगी। तो उस कंडीशन पे आप खुद का इमेज नहीं देख पाओगे। मतलब आपको ये ध्यान रखना चाहिए, दो कंडीशन होनी चाहिए, तब जाकर के आप खुद की कंप्लीट इमेज देख पाओगे। पहली कि आपका यदि हाइट h है तो मिरर लेंथ h/2 होना चाहिए, कम से कम। h/2 से ज़्यादा होगा कोई लॉस नहीं है, बट कम से कम h/2 होना चाहिए।
पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन ये होनी चाहिए कि भाई आपका जो मिरर है वो आंखों के अपर पार्ट के आधे में होना चाहिए कम से कम, और आंखों के बिलो जो पार्ट है उसके आधे में एटलीस्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मिरर नीचे रखा हुआ है, ठीक है ना, और आप यहाँ खड़े हो तब भी आपको इमेज दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा तब। क्यों? क्योंकि बेटा आपको ये बात समझना पड़ेगा कि आपको फील्ड ऑफ व्यू में रहना है। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? फील्ड ऑफ व्यू के बाहर निकल गए तो फिर फर्क नहीं पड़ता कि मिरर लेंथ कितना था। इज इट क्लियर और नॉट? सो दिस इज ऑल। आई होप कि पहला केस आपको समझ में आ गया होगा। इसका हेडिंग क्या डालेंगे? ऐसे क्वेश्चन लिख लीजिएगा, व्हाट इज द मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर रिक्वायर्ड। ऐसे क्वेश्चन लिख लीजिएगा, व्हाट इज द मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर रिक्वायर्ड टू ऑब्जर्व ऑन कंप्लीट हाइट h ऑन द मिरर, टू ऑब्जर्व ऑन कंप्लीट हाइट h ऑन द मिरर। खुद की h हाइट का मतलब कंप्लीटली ऑब्जर्व करना, तो उसके लिए मिरर की लेंथ कितनी चाहिए होगी, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया ना। अब हम लोगों ने तो समझा, एक बेसिक सा केस था, हमने अच्छे समझ लिया। दो कंडीशन बताई, पहला कि h/2 होना चाहिए और दूसरा कि आंखों के अपर पार्ट के आधे में होना चाहिए और आंखों के नीचे अपर पार्ट बिलो पार्ट जो है उसके आधे में होना चाहिए। ये दो चीज़ें हम लोगों ने देख ली। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नाउ एक अगला क्वेश्चन है कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये मिरर है, ठीक है, और ये ऑब्जर्वर है, मतलब यहां पे ऑब्जर्वर बैठा जो कि देखने वाला है, और ये पीछे एक वॉल है, ठीक है, सफिशिएंट हाइट की वॉल है, ठीक है। मान लीजिए कि मिरर का लेंथ L दे रखा है, आपको पहले से ही बता रखा है मिरर लेंथ इज कंसिडर्ड टू बी L। पहले से ही आपको मिरर की लेंथ L दे रखा है, उसने ये बता रखा है कि मिरर लेंथ इज L, ठीक है। और जो ऑब्जर्वर है वो दीवार और मिरर के बीचों बीच है, मतलब दिस लेंथ इज इफ दिस डिस्टेंस इज D देन दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो D। मतलब कुछ ऐसा केस है, वो ऐसे क्वेश्चन देगा रियल एग्जाम में कि एक रूम है, रूम के जो पीछे वाली वॉल है उसमें उसको आप देखना चाहते हो, सामने वाली वॉल में मिरर फिक्स है और आप बीचों बीच में खड़े हो रूम के, यू आर स्टैंडिंग एट मिडवे ऑफ द रूम। तो तुम मान लो मिडवे ऑफ द रूम खड़े हो, ये पीछे वाली वॉल है, उसको आप सामने वाली दीवार में लगे हुए शीशे में देखना चाहते हो, और उस शीशे की लेंथ दे देगा L। कितना दे दिया? L। नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि उस दीवार का, उस वॉल का कितना पोर्शन विजिबल होगा मिरर में। पोर्शन ऑफ वॉल विजिबल ऑन मिरर ऑफ लेंथ L। मतलब क्वेश्चन ये है हमारा कि कितना पोर्शन विजिबल होगा, कितना पोर्शन इस दीवार का, कितना पोर्शन इस मिरर में दिखाई देगा। हमने कहा हमारे दाएं हाथ खेल है, हमें बस ये देखना है कि निकलने वाली रेज उसके पास तक पहुंचनी चाहिए, ऑब्जर्वर के पास, बाकी तो हम गेम संभाल लेंगे। तो ध्यान से माना मैंने कि मैक्स टू मैक्स यहाँ से आने वाली रेज ऐसे आई होंगी, टकराई होंगी मिरर पे और टकरा के ऑब्जर्वर के पास तक गई होंगी, और यहाँ से आने वाली रेज मान लो फॉर एग्जांपल लाइक दिस आई होंगी, टकराई होंगी और ऑब्जर्वर के पास गई होंगी लाइक दिस, ठीक है। मतलब हमें कितना जोन विजिबल होगा, इतना जोन हमें दिखाई देगा आसानी से। इसके ऊपर का पार्ट दिखाई नहीं देगा और इसके नीचे का पार्ट दिखाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि इसके नीचे के पार्ट से जो रेज आ रही हैं वो रिफ्लेक्ट होकर नहीं जा पा रही हैं, और जो इसके ऊपर से आ रही हैं वो नहीं आ पा रही, क्योंकि ऊपर वाली रे आएंगी तो टकरा के यहाँ जाएंगी ना रेज, ऑब्जर्वर तो यहाँ है, और इसके नीचे वाली जो रे आएगी वो टकरा के यहाँ जाएगी, तो ऑब्जर्वर तो यहाँ है। तो ऑब्जर्वर के पास मैक्स टू मैक्स यही दो रेज पहुँच रही हैं, इसके अंदर की पहुँचेंगी लेकिन इसके बाहर या इसके नीचे की नहीं पहुँचेंगी, ठीक है। चलो भाई लोग, अब ट्रिग्नोमेट्रिकल मतलब सॉरी ज्योमेट्री का गेम करते हैं पूरा अच्छे से, ध्यान देंगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये एंगल थीटा तो ये भी थीटा, बहुत अच्छे। नाउ मैं ट्रायंगल्स बना लूंगा बाद में। नाउ ये एंगल थीटा डैश तो ये भी थीटा डैश, ये एक ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा मेरे को, ठीक है ना। सोचो अपने मन से, मान लेता हूं मैं कि दिस लेंथ इज x,
तो यदि ये लेंथ x है तो ये भी x हो जाएगा, तो ब्रो ये भी x हो जाएगा। यदि ये लेंथ में y मान लूँ तो ये भी y हो जाएगा, क्योंकि ये पैरेलल रेज है ना, देखो ये पैरेलल है, ठीक है, तो ये लेंथ भी y हो जाएगा। अब बस मुझे ये पता करना है कि ये वाली लेंथ कितनी है और ये वाली लेंथ कितनी है। यदि पता चल जाए तो गेम हो जाएगा। तो मैंने कहा इस बड़े वाले ट्रायंगल को कट करो, तो ध्यान से देखो, लाइक दिस ये लेंथ d है और ये टोटल लेंथ 2d है। कैसे पता किया मैंने? सिंपल सा लॉजिक है, d तो टोटल कितना 2d। नाउ दिस एंगल इज थीटा डैश, ये लेंथ कितना y, ये लेंथ मुझे नहीं पता कि कितना है, तो मैंने इसको अपने मन से अननोन कुछ भी मान लिया, h मान लिया। कितना मान लिया? स्मॉल h। कोई प्रॉब्लम ना? सोचो फॉर एग्जांपल इस बड़े वाले ट्रायंगल से tan थीटा डैश की वैल्यू कितनी आएगी? tan थीटा डैश फ्रॉम बिगर ट्रायंगल आएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस 2d। ना छोटे वाले ट्रायंगल से tan थीटा डैश कितना आएगा? वो भी तो वही होना चाहिए, चाहे छोटे वाला ट्रायंगल हो चाहे बड़ा वाला ट्रायंगल हो। तो छोटे वाले ट्रायंगल से tan थीटा डैश कितना आएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्लियर हुआ क्या? नाउ ध्यान से देखो, तो d से d कट चुका है और h की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 2y। मतलब मुझे पता चल गया कि ये लेंथ कितनी होने वाली है? 2y के बराबर होने वाली है। तो सिमिलरली ये लेंथ कितना हो जाएगा? ये 2x के बराबर हो जाएगा। क्लियर हुआ क्या? अरे वैसा ही इसका ट्रायंगल बस नीचे की ओर आएगा, बनेगा तो वही। tan थीटा की वैल्यू निकालूंगा छोटे वाले ट्रायंगल से और tan थीटा की वैल्यू निकालूंगा बड़े वाले ट्रायंगल से, दोनों को इक्वेट करा दूंगा एंड फ्रॉम देयर आई विल गेट द वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर लेंथ दैट इज 2x। नाउ सोच के देखो एक मोमेंट के लिए, दिस इज द हाइट ऑफ पोर्शन दैट इज विजिबल ऑन द मिरर, तो मैंने इसको बोल दिया h। क्या बोल दिया? h। अब जोड़ के देखो, एक मोमेंट के लिए जोड़ के देखो, तुम्हारा लेंथ ऑफ मिरर कितना है? l है, जिसकी वैल्यू कितनी है? x प्लस वाई। और तुम्हारा मिरर लेंथ की सॉरी कितना पोर्शन उस वॉल का विजिबल है? पोर्शन ऑफ द वॉल विजिबल है h, जिसकी वैल्यू है 3 टाइम्स ऑफ x। देखो ना, 2x प्लस x दैट इज 3x, y प्लस 2y दैट इज 3y। तो 3 टाइम्स ऑफ x प्लस 3 टाइम्स ऑफ y दैट इज 3 टाइम्स ऑफ x प्लस y। तो यदि मैं x प्लस y को रिप्लेस कर दूं l से, तो क्या आ गया हमारा? h इज इक्वल्स टू 3l। मतलब मुझे पता चल चुका है कि यदि कभी ऐसा होता है कि मैं मिरर और वॉल के बीचों बीच खड़ा हूं और वॉल को मिरर पे देख रहा हूं, और यदि मान लीजिए मिरर का लेंथ l है, कितना है? l, द लेंथ ऑफ द मिरर इज l, तो उस कंडीशन में याद रखिएगा उस मिरर में मुझे वॉल का कितना पोर्शन दिखाई देगा? 3 टाइम्स ऑफ l। मतलब यदि मिरर लेंथ होती 2 मीटर तो मुझे 6 मीटर की दीवार या दीवार का 6 मीटर का पोर्शन मुझे उस मिरर में आसानी से दिखाई देता। क्लियर हुआ क्या? ना एक बात और समझिएगा, इसके नीचे विजिबल नहीं होगा, उसके ऊपर विजिबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से आने वाली रेज मेरी आंखों तक नहीं पहुँच पाएंगी। दैट्स वाई। बाय द वे अभी आपको आइडिया लग गया। देखो नीट वाले बच्चे तो यार इन रिजल्ट्स को याद कर लेते हैं, h इज इक्वल्स टू 3l, और पिछले वाले केस में जैसे कि l इज इक्वल टू h/2 जो भी है। लेकिन मेरा ये मानना है कि क्यों एग्जाम में रटना यार, एग्जाम में कुछ हटके भी तो पूछ सकता है। जैसा कि अभी हम लोग जब नेक्स्ट क्लास करेंगे ना, तो उसमें हम लोग इसी को कंटिन्यू करेंगे। अभी हम लोग फील्ड ऑफ व्यू के ऊपर कम से कम नहीं तो 3-4 क्वेश्चन और करेंगे। तो जब नेक्स्ट क्लास आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो बच्चा याद करके बैठा होगा वो उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं डिराइव कर पाएगा जितना कि जो बच्चा कॉन्सेप्चुअली समझा होगा। मैंने कोई रॉकेट साइंस तो लगाया ही नहीं है, मैंने तो बस ये कहा है यहाँ से आने वाली रेज रिफ्लेक्ट होकर के ऑब्जर्वर के पास आ रही हैं तो वो देख पाएगा, यहाँ से आने वाली रेज रिफ्लेक्ट होकर ऑब्जर्वर के पास आ रही हैं तो वो देख पाएगा। अब बस ये एंगल थीटा है तो ये थीटा डैश तो ये थीटा डैश। अब ध्यान से देखो, ये जो ट्राइंगल बन रहे हैं, ये ट्राइंगल बन रहा है, यदि ये लेंथ y है तो ये भी y हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? यदि ये लेंथ y है तो ये भी y हो जाएगा, ये लेंथ x है तो ये भी x हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नाउ ध्यान से, ये कैसे मान लिया समझ में आया ना? अरे अभी सिखाया था, ये देखो यदि ये लेंथ 4 है तो ये भी 4 हो रही थी जस्ट सामने वाले साइड पे, ठीक है। तो यदि ये लेंथ x है तो ये भी x हो जाएगा, ये लेंथ y है तो ये भी y हो जाएगा। अरे अभी यहाँ भी तो सिखाया था, ये देखो यहाँ भी सिखाया था, यदि ये लेंथ x है तो ये x, ये y तो ये y, ठीक है। अब उसके बाद मैंने क्या अप्लाई किया, उसके बाद मैंने ध्यान दिया कि ये लेंथ x तो ये लेंथ x, ये लेंथ x, लेकिन इस वाले बड़े वाले ट्रायंगल को देखा तो ये लेंथ 2x आ गई। कैसे निकाला? tan थीटा की वैल्यू निकाल करके इक्वेट कराया। सो दिस वाज द लॉजिक ऑफ टुडेज क्लास।
आई होप कि आपको फील्ड ऑफ व्यू में कुछ तो समझ में आया होगा। बट टेंशन मत लीजिएगा, किसी वजह से कोई इशू भी आया है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो नेक्स्ट क्लास अपन करने वाले ना, नेक्स्ट क्लास में हम इसको और डिटेल में सीखेंगे दोबारा अच्छे से, मतलब 3-4 क्वेश्चन और लेंगे और उसकी मदद से सीखने की कोशिश करेंगे। आज आई होप कि आपको थोड़ा सा मतलब टफ कंटेंट मिला, चाहे जो भी बोलिए, बट आज आपको अच्छी चीज़ें कवर हुई हैं। तो मैं चाहता हूं कि एक बार आप कॉपी में दोबारा बनाइए सारी चीज़ों को और डायग्राम से बनाइए। ऐसा नहीं कि आप केस याद कर लीजिए या फिगर याद कर लीजिए या फिर रिजल्ट याद कर लीजिए, क्योंकि रिजल्ट याद करके चलेंगे तो 2 या 3 ही वेरिएशन बना पाएंगे, और यदि कॉन्सेप्चुअली समझ लिए तो कुछ भी आएगा आप बना लेंगे। सो आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। बच्चा पार्टी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और सबसे इंपॉर्टेंट फिर से बोलना चाहूँगा, यदि आप लोग यूट्यूब में इन वीडियोस को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक किया करिए, कमेंट करके सजेशन दिया करिए, और सबसे इंपॉर्टेंट ऐप डाउनलोड कर लीजिए जिससे कि आपको जो भी मटेरियल है वो मिल सके ईजिली। ओके, थैंक यू।